Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 9th chapter 1st sets. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स. तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जैसे हमने ले लिया एक सेट ए हमारा 1 2 3 4 और बी सेट हमने ले लिया 3 4 5 6. ये देखिए अब आपके पेज नंबर 11 पे डेफिनेशन देके रखा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट का. क्या दिया है? सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट. तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट को लिखते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी. अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख लेना पड़ेगा. तो देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 एंड 4. ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते देखिए. तो मैथ्स की लैंग्वेज में आपके बुक में लिख के रखा है, देखिए इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. मतलब देखिए x जो है वो a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा. तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब हम लोग नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं डिसजॉइंट ऑफ सेट. तो देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है. इसको हम लोग वेन डायग्राम, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं. तो जैसे देखिए ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है. तो अब इसमें जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट है वो कौन सा है? 3 और 4. तो 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा. बाकी अब सेट ए में क्या बचा? 1 और 2. तो 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा. सेट बी में क्या बचा? 5 और 6. तो 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा. तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को दिखा सकते हैं. तो वेन डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि 3 और 4 क्या है? इंटरसेक्शन है. किसका? ए और बी का. मतलब जो कॉमन होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है. तो चलिए अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिसजॉइंट सेट. देखिए आपके पेज नंबर 14 पे कुछ प्रॉपर्टीज दे के रखी हुई है. किसकी? इंटरसेक्शन की. तो पेज नंबर 14 पे नहीं दिया हुआ है प्रॉपर्टी, सॉरी, आपके पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है प्रॉपर्टी. रिमेंबर दिस में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की. तो चलिए उसे देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है. तो आपकी पहली प्रॉपर्टी देके रखी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. देखिए अब सही बात है, ए का इंटरसेक्शन बी जो होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 3 4 मतलब कॉमन एलिमेंट. उसी तरह से बी का इंटरसेक्शन अगर ए निकालेंगे तो भी कॉमन एलिमेंट. तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. अब सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए क्या दिया है. सेकेंड प्रॉपर्टी हमें दिया है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. अगर बोल रहा है कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का. तो क्या होता है? देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. देखिए अब कैसे ए सबसेट है बी का. तो ए सबसेट बी का बनाइए. सबसे पहले ए में हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2 और बी में एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4. देखिए ए अब सबसेट हो गया बी का. ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है. तो ये इतना तो हम लोग ने कर लिया. अब हमें ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल कैसे. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट क्या है? 1 और 2. तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हुआ. तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी इस तरह से. अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड प्रॉपर्टी हमें दिया हुआ है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, मीन्स बोल रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन
B इज इक्वल टू बी। बस इसी का अपोजिट, अगर B A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, एक B के इक्वल होगा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। देखिए A इंटरसेक्शन B 3 और 4 इसमें भी एलिमेंट है इसलिए सबसेट है A का, और 3 और 4 इसमें भी है इसलिए ये सबसेट है B का। उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी हो गया। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश मीन्स A इज अ कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट A इज एम्प्टी सेट। अब ये कैसे होगा, देखिए ये होता है हमारा यूनियन सेट। अब इसमें ये हमारा A होता है और ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है। तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं होता, जब कोई कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। अब देखिए हम A का इंटरसेक्शन अगर A निकालेंगे तो A ही आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन क्या होगा, यही होगा, तो वही दिया है। उसके बाद आपको सेवेंथ प्रॉपर्टी दिया है, क्या दिया है, A इंटरसेक्शन फाई, जो फाई आता है वो क्या आता है, फाई आता है, मतलब A इंटरसेक्शन एम्प्टी अगर करेंगे तो एम्प्टी आएगा। तो इस तरह से आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में ये 7 प्रॉपर्टीज थे और ये उसके बेसिक्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, डिसजॉइंट सेट्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में देखिए क्या होता है, तो देखिए जिस तरह से इसका नाम है डिसजॉइंट सेट, जैसे ये हमारा सेट A है, सेट B है, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक सेट C, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 9 एंड 10। तो देखिए आपका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, confirm that not a single element is common in set A and B. These set are completely different from each other, so the set A and B are disjoint set। देखिए तो बता रहा है कि जिस सेट्स के कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे वो सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 और 10 जो है, जैसे हम लोग अगर A इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो क्या होगा, एम्प्टी आएगा। B इंटरसेक्शन C निकालते हैं तो भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो मतलब जो C सेट है वो A का भी डिसजॉइंट सेट है और सेट B का भी डिसजॉइंट सेट है। तो अब हम लोग इसे वेन डायग्राम में किस तरह से दिखाएंगे, तो वेन डायग्राम में जैसे ये सेट A है और ये सेट B है, सेट A का सेट C के साथ दिखाते हैं। तो ये सेट A है और ये सेट C है। तो सेट A के एलिमेंट देखिए क्या है, 1 2 3 4, ये सेट A के एलिमेंट हो गए, और सेट C के एलिमेंट क्या है, 9 और 10। तो वेन डायग्राम में इस तरह से दिखेगा, मतलब कोई भी क्या है, कॉमन नहीं है। उसी तरह से अगर B और C का सेट, जो B और C का दिखाएंगे तो डिसजॉइंट सेट देखिए क्या होगा, B का क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, और C का क्या आ जाएगा, अगेन 9 एंड 10। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। जैसे अब हम लोग अपने मन से लेते हैं, आपके बुक में भी दिया है एक्टिविटी के फॉर्म में। तो जैसे देखिए ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C सेट। तो A के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, और A 3 4 नहीं आएगा क्योंकि 3 4 क्या है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 इंटरसेक्शन। उसके बाद B के एलिमेंट क्या है, 5 6, और C के एलिमेंट क्या है, 9 10। इसका मतलब क्या है कि ये जो है 9 और 10, मतलब जो C सेट है वो B का सबसेट है लेकिन A का डिसजॉइंट सेट है। B के अंदर है ना, इसलिए B का सबसेट है, और C A का क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट सेट को। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन ना हो। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है यूनियन ऑफ सेट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स देखिए क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हम लोग सेट ले लेते हैं अपना पहला वाला 1 2 3 4 एंड बी में ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हमने इंटरसेक्शन में क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आता था, जो कॉमन एलिमेंट होते थे। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, देखिए 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। उसी तरह से यूनियन क्या होता है देखिए, तो यूनियन का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो क्या बता रहा है कि सेट ए और बी के जितने भी एलिमेंट है, जब उनको एक साथ में लिखा जाता है तो वो क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए कैसे, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और 4 कॉमन है, उसके बाद 5 6 7, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। और हमने यहाँ पर जो मैथ्स की लैंग्वेज में ए इंटरसेक्शन बी लिखा था, वो क्या लिखा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पर जो लिखेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में, वो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x के जो एलिमेंट है वो a में भी होंगे और b में भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे x के जो एलिमेंट है, मतलब a यूनियन b ही x है, तो इसके जो एलिमेंट है 2 3 4 वो b में भी है और a में भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया, एंड लगाया गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x के जो एलिमेंट होंगे, मतलब a यूनियन b के जो एलिमेंट होंगे वो या तो a में होंगे या तो फिर b में होंगे। तो देखिए 1 या तो a में होगा या तो b में होगा, तो वो कहाँ पर है, सिर्फ a में, मतलब कहाँ पर है, सिर्फ a में। उसी तरह से 2 भी क्या होगा, अब 2 और 3 4 तो मतलब एक ही में होगा। उसी तरह से 5 देखिए, तो ये क्या होगा, और इसमें लगता है एंड इसमें लगता है, इसमें क्या है जो दोनों में होंगे और इसमें क्या है जो सिर्फ एक में होंगे। अब चलिए यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम लोग इसे, ए यूनियन बी को 1 2 3 4 5 6 7 और ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। चलिए अब प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं अपनी। तो प्रॉपर्टी क्या, तो चलिए अब यूनियंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमें क्या दिया है, पहला प्रॉपर्टी दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस प्रॉपर्टी को हमने इंटरसेक्शन में भी देखा था, ए यूनियन बी अगर बी जो है वो बी यूनियन ए के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दिया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन A यूनियन B इज इक्वल टू B। देखिए अब A सबसेट है B का, तो A सबसेट है B का मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 को हटा देते हैं। अब देखिए A सबसेट हो गया B का, तो अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A सेट जो है हमारा क्या है, सबसेट है B का। तो A सबसेट है B का है ना 2 3 4, और इसके एलिमेंट 2 3 4 में, मतलब A सबसेट है B का। तो अगर A सबसेट होता है B का, तो A यूनियन B, हम इसका A यूनियन B क्या लिखेंगे, A यूनियन B इसका क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7। तो देखिए A यूनियन B B के इक्वल हुआ ना, तो वही ये बोल रहा है कि A यूनियन B B के इक्वल होगा जब A क्या होगा, सबसेट होगा B का। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, A अगर सबसेट होता है, सॉरी A अगर सबसेट नहीं, B अगर सबसेट होता है A का, तब क्या होगा। जिस तरह से हमने इंटरसेक्शन में किया था, सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी है। A अगर B अगर सबसेट होता है A का, देन A यूनियन B क्या होगा, A होगा। सेम उसी का अपोजिट है, अगर B सबसेट होगा A का, मतलब यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। तो ये जगह अगर सबसेट होगा B का, तो यहाँ पे जो A रहेगा वो इक्वल होगा A यूनियन B के। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या दिया हुआ है,
अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए डैश इक्वल होता है यूनिवर्सल नंबर के। तो देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है और ये होता है हमारा सेट ए और ये सारे क्या होते हैं ए डैश। तो अब यहाँ पे समझिए 2 3 है, यहाँ पे समझिए 4 5 है। तो अब हम लोग अगर ए यूनियन ए डैश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 3 4 5। तो ये 2 3 4 5 ये सारे तो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं ना, इसीलिए ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गई हमारी। अब चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें दिया है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है हमें, ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, ए होगा। ए यूनियन एम्प्टी सेट हमारा ए होगा, क्योंकि समझिए एक ए है 1 2 3 और एक बी है जो क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट इस तरह से होता है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3। तो देखिए ये इसके इक्वल आया ना, ए के इक्वल आया, तो यही प्रॉपर्टीज बोल रही है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज थर्ड कंप्लीट हो गई। अब चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए बहुत ईजी है। सबसे पहले सेट ए लिख लीजिए। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5। सेट बी लिख लीजिए 4 5। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इंटरसेक्शन लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4 5। कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। और ए यूनियन बी लिख लेते हैं हम लोग। तो ए यूनियन क्या बी क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए नंबर ऑफ ए, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ए सेट क्या है, 5। उसके बाद नंबर ऑफ बी सेट, नंबर ऑफ बी सेट क्या है, 2 1 2। उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट, ये क्या है, 2। उसके बाद नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5। तो देखिए इन दोनों को जब हम काउंट करेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है, हर जगह नहीं होता है कि 5 2 ही आएगा। इन दोनों को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। मतलब ये दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 5 2 5 आए, अलग अलग भी आता है। यहाँ पे आपका जैसे 5 2 7 2 भी आ सकता है, नहीं 5 2 और 7 2 नहीं, 5 4 और 7 2 भी आ सकता है। दोनों का सम क्या होगा, 9। जैसे यहाँ पे 5 4 आ गया, यहाँ पे 7 2 आ गया, तो इन दोनों का सम 9 होता है। तो इस तरह से आएगा। लेकिन ये दोनों हमेशा क्या होगा, उसका जब सम करेंगे तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखिए ये दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। तो लिखिए ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो देखिए अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको यहाँ ले जाइए, यूनियन निकालना है तो इसको यहाँ ले जाइए। तो जैसे हम लोग को यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को इस साइड ले आएंगे, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। हम इस फॉर्मूले को जो हमें फाइंड करना रहेगा उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का बेसिक्स। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जो मैंने बताया था नंबर ऑफ सेट्स का। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें यहाँ पे ए यूनियन बी दे के रखा हुआ है, क्या दिया हुआ है 29, नंबर ऑफ ए दे के रखा हुआ है 15 प्लस नंबर ऑफ बी हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे के रखा है कितना 17। तो 15 माइनस 17 नहीं 7, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 प्लस नंबर ऑफ बी। अब ये 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया 21। मीन्स आपका जो नंबर ऑफ बी के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 21, बी में 21 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले रीड कर लेते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया है आपके, इन अ होटल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफ़ी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो देखिए क्या बता रहा है कि एक हॉस्टल है, उसमें टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 125, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा 125। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद आगे हम लोग को बोल रहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड कीजिए जो ना चाय पीते हो ना कॉफ़ी पीते हो। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ तो पीते हो, चाय और कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ। उसके बाद उसमें से हम टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास, उसमें से जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ पीते हैं उनको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो स्टूडेंट रहेंगे जो कुछ नहीं पीते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं, सपोज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं यू। उसके बाद सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक टी, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए। सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, इसको हम सपोज कर लेते हैं बी। ठीक है, तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ यू कितना दिया है, टेक्स्ट बुक में देखिए 125। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए ऐसे स्टूडेंट जो टी ड्रिंक करते हो कितने हैं 80। उसके बाद नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जो कॉफ़ी ड्रिंक करते हो कितने हैं 60। उसके बाद ऐसे भी स्टूडेंट दिया है जो टी और कॉफ़ी बोथ ड्रिंक करते हैं, मतलब वो क्या होगा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो बोथ ड्रिंक करते हो वो क्या होगा 20। अब हमें फाइंड क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जो या तो कॉफ़ी ड्रिंक करते हो या टी ड्रिंक करते हो, तो वो क्या होगा ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या है 80, नंबर ऑफ बी का वैल्यू क्या है 60, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 20। तो अब सबसे पहले बोर्ड मास, आपको पता है बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले ऐड कर लीजिए, 8 और 6 कितना होगा 140 माइनस 20 इक्वल टू 120। तो 120 क्या आया, 120 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं टी और कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ को ड्रिंक करते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट निकालना है जो कुछ नहीं ड्रिंक करते। तो लिखिए सेट नहीं आएगा यहाँ पे,
student who do not drink tea or coffee। तो ऐसे स्टूडेंट हमें फाइंड करना है जो ना ड्रिंक टी करते हो ना कॉफ़ी करते हो। तो क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्या दिया हुआ है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है 125 और ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 120। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 5। मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी में से कुछ भी ड्रिंक नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। बता रहा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जिसमें 50 स्टूडेंट पास हुए, कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में। एंड 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स और 60 स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए। उसके बाद क्या बोल रहा है, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 40 स्टूडेंट जो है वो पास हुए बोथ सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश का तो हम लोग सपोज कर सकते हैं ई और ए, आपको जो सपोज करना है आप वो सपोज कर सकते हैं। मैथ्स का उसी तरह से सपोज कर सकते हैं एम या बी। उसके बाद जो हमारा 40 दिया है, जो बोथ स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद क्या बोल रहा है, नन ऑफ द फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो, मतलब ऐसे स्टूडेंट सब हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए ही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। बस ए यूनियन बी हम फाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज द सेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। इसे हम सपोज कर लेते हैं सेट ए, द सेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, वो क्या होंगे बी। उसके बाद अब हमें सेट ए और सेट बी मिल गया। अब हमने जो इन्फॉर्मेशंस दी है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा इन्फॉर्मेशंस क्या दिया है, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 50। उसके बाद नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितना दिया हुआ है हमें, मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट 60। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन दिया है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो स्टूडेंट दोनों में पास है वो कितना दिया हुआ है 40। और हमें पूछा क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हो, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 50, नंबर ऑफ बी कितना है 60 और इंटरसेक्शन कितना है 40। ना इसको प्लस कीजिए 111 माइनस 40। ना इसको ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 70। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी एक सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं 70 स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th के 220 स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया। उसमें क्या पता चला, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। बता रहा है कि उसमें से 130 स्टूडेंट्स की जो हॉबी थी वो क्या थी, रॉक क्लाइंबिंग थी। आगे, एंड 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। और उसमें से 180 स्टूडेंट्स जो थे उनकी हॉबीज़ क्या थी, स्काई वॉचिंग थी।
आगे देयर आर 100 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 110 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी दोनों हॉबीज़ थी, तो बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनकी कोई भी हॉबी नहीं थी। तो सेम हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज सेट ऑफ स्टूडेंट्स सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आगे सेट ऑफ स्टूडेंट देयर हॉबीज एज रॉक क्लाइंबिंग, देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, इसे हम मान लेते हैं ए। सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब जगह स्टूडेंट्स लगा लीजिए, देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, इसे हम सपोज कर लेते हैं बी। तो अब देखिए हमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, 220। तो नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा, 220। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट जिनकी हॉबीज़ रॉक क्लाइंबिंग है, 130। नंबर ऑफ बी, ऐसे स्टूडेंट जिनकी हॉबीज़ स्काई वॉचिंग है, कितने हैं, 180। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिनकी दोनों हॉबी है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना दिया हुआ है हमें, 110। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देन हाउ मच स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोई ना कोई एक हॉबीज है। जब ये हमें मिल जाएगा तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनकी कोई भी हॉबीज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्वल माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 130, नंबर ऑफ बी कितना है, 180, इंटरसेक्शन कितना है, 110। तो ये कितना हो जाएगा, 11, 310 इक्वल टू 110। तो आपका यूनिवर्स ए यूनियन बी कितना आ गया, 110। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हॉबीज़ दोनों में से कोई नहीं है। तो लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स do not having any hobby, ऐसे स्टूडेंट जिनकी इन दोनों में से कोई भी हॉबीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यू, टोटल स्टूडेंट्स में से किसको माइनस कर देंगे, जिनकी कोई ना कोई एक हॉबीज़ हो, ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ यू कितना है, 220 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 200। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी दोनों में से कोई भी हॉबीज़ नहीं है। अब आगे हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो हमें क्या लिखना है कि ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जिनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज़ नहीं है। तो ये ऐसे स्टूडेंट है जिनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज़ है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट को माइनस कर देंगे जिनकी रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज़ नहीं है। मतलब क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो इसमें दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी दोनों हॉबीज़ है, तो दोनों में से जिसकी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे हैं जिनकी
कोई भी हॉबीज़ नहीं है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग हॉबीज़ नहीं है वो। तो लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। ऐसे स्टूडेंट जिनकी रॉक क्लाइंबिंग क्या है, सिर्फ हॉबीज़ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए में से क्या माइनस करेंगे, ऐसे स्टूडेंट जिनकी दोनों हॉबीज़ है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 130 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 110। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे आए जिनकी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही हॉबीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ स्काई वॉचिंग जिसकी हॉबीज़ है। तो सेम इस तरह का स्टेटमेंट लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कर लीजिए, हैविंग ओनली स्काई वॉचिंग एज हॉबी। तो अब सेम यहाँ पे स्काई वॉचिंग को हमने क्या माना था, एन नंबर ऑफ बी माइनस करेंगे किससे, इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ बी कितना है 180 और इंटरसेक्शन कितना है 110, तो कितना आ जाएगा 70। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। चलिए अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आंसर क्या आया था, 20 स्टूडेंट जो क्या करते हैं, डू नॉट हैविंग एनी हॉबी। तो लिखिए 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैविंग एनी हॉबीज। नेक्स्ट क्या है हमारा, 20 स्टूडेंट फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग एज हॉबी। नेक्स्ट लिखिए 70 स्टूडेंट्स फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग एज हॉबी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था, आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से हमें वेन डायग्राम दिया है और हमें क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा बी है, ये इंटरसेक्शन बी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सेट ए। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड एम एन। एम और एन जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो लिखिए तो देखिए क्या दिया हुआ है सेट ए में, एक्स वाई जेड एम एन, ये हो गया हमारा सेट ए। उसके बाद सेट बी हमें लिखना है, तो सेट बी में क्या आएगा, पी क्यू आर एम एन, पी क्यू आर एम एन, ये हो गया हमारा सेट बी। उसके बाद ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट बस रिपीट नहीं होने चाहिए, ए सेट के और बी सेट के। तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। लिखिए पहले सेट ए वाले एलिमेंट एक्स वाई जेड, पी क्यू आर और एम और एन, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे सेट्स, तो जितने एलिमेंट हमें दिख रहे हैं सब लिख लीजिए, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन एस और टी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं उन सब को छोड़कर क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ए ऑफ ए क्या आएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर आएगा कॉम्प्लीमेंट ए में। उसके बाद तो देखिए पी क्यू आर हमारा, पी क्यू आर नहीं आएगा, एस और टी भी आएगा, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा है ना एस और टी, तो एस और टी भी यहाँ पर आएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। मतलब हमें ये देखना है कि ए में जितने एलिमेंट हैं उन सब को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचे वो सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में क्या करना है, बी में जितने एलिमेंट हैं उन सब को छोड़कर बाकी जो बचे वो क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ जाएंगे। तो देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट है, पी क्यू आर एम एन, तो ये तो नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। तो बाकी सब क्या आएंगे, एक्स वाई जेड एस टी, लिखिए एक्स वाई जेड एस टी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट हैं उन सब को छोड़कर बाकी बचे हुए एलिमेंट जो हैं वो कहाँ आएंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन सब है, तो बचा क्या, खाली एस और टी। तो एस और टी कहाँ आएगा, यहाँ। तो इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 ख़त्म होता है। इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।